काला नमक नरेंद्र पूसा वन वैसे हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित है। हमारे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय और हमारे केवीके से इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया गया, हम लोग इसको लगाते भी हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक पूसा से ही एक नई रिसर्च आई थी, उसका अभी खैर कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग काला नमक बासमती के नाम से जानते हैं। बहुत ही पतला और बासमती की तरह जो है, आप देखिए ये इसके पतले, इतने पतले दाने हैं, एकदम बासमती की तरह लंबा और पतला है। और इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा और इसके पैदावार में कोई विशेष कमी नहीं है। ये सर ये एकदम काफ़ी ब्लैक है, एकदम इसका छिलका एकदम ब्लैक है। लेकिन आइए दिखाते हैं आपको। ये हमारा पूसा ये बीज के लिए मैंने रखा है। ये सारे जो है ये देखिए ये ब्राउन है थोड़ा, ये पूसा नरेंद्र वन है और ये थोड़ा बासमती वाला है। दोनों के रंग में देखिए अंतर है, ये ब्लैक है बासमती वाला, ये ब्राउन थोड़ा है। ये टक्कर जरूर देगा। थोड़ा सा इसमें एक कमी है कि इसकी राइस रिकवरी उससे कम है, लंबे वाले की इसमें टूटन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए देखिए धूप में सुखा रहे हैं, बीज के लिए इसको उपयोग करेंगे। और कुटाने वाला तो कुटा लिया है, मैंने रख लिया है खाने के लिए, और वो भी बीज के लिए हमने सुखा करके अब इसको भंडारण करके रख दिया जाएगा। इसकी नर्सरी डालने का मुख्य जो टाइमिंग है, ये 22 जून से 28-27 जून तक। इसको आज बहुत पहले इसका नर्सरी नहीं डालना चाहिए। ये 20-22 जून के बाद ही इसकी नर्सरी पड़नी चाहिए। तब यह जो है अक्टूबर के बाद, नवंबर में इसमें, अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में इसमें फ्लावरिंग स्टेज आएगा। अब जब हम करीब 25 जून को नर्सरी डालेंगे तो अब ये जो है अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में इसमें फ्लावरिंग स्टेज आएगा। और उस समय चूंकि क्लाइमेट ठंडा हो चुका होता है, गर्म नहीं रहता है, जब क्लाइमेट ठंडा हो जाता है और ठंडी में इसमें फ्लावरिंग स्टेज आता है, उस समय इसमें एरोमा बहुत अच्छी आती है। अगर यही हम जब पहले नर्सरी डाल दें, मई में नर्सरी डाल दें या मई या जून के फर्स्ट वीक में डाल देंगे, तो ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के लास्ट में इसके फ्लावरिंग स्टेज आएगा। उस समय तापमान में बड़ी गर्मी रहती है। उस गर्मी के कारण पैदावार तो होगा, लेकिन एरोमा वो उतनी उस क्वालिटी का नहीं आएगा जो नवंबर में फ्लावरिंग स्टेज में आता है। के लिए जैसे देखिए हमारे पुराने उसमें यह था कि हमारी दादी और माताजी लोग जो थी, वो इसको मटके में एयर टाइट करके, पहले पुराने जड़हन के धान जो होते थे, तो किसी मेहमान के आने पर या रिश्तेदार के आने पर चावल जो बनाया जाता था, वो चावल किसी मटके में रखा जाता था, भंडारण किया जाता था, और उसको एयर टाइट बंद करके मिट्टी से लीप करके रख दिया जाता था। तो जब वो खुलता था तो उस चावल की क्वालिटी यथास्थिति बनी रहती थी। अगर हम भंडारण इसका एयर टाइट ढंग से करें, जैसे, लेकिन एक चीज़ उसमें शर्त है कि वो टीन या प्लास्टिक का वो नहीं होना चाहिए। किसी मिट्टी के पात्र में रख करके, चावल रख करके उसको एयर टाइट बंद कर दें, तो इसके एरोमा बहुत दिनों तक कंटिन्यू बनी रहेगी। ज़्यादा तापमान में अगर फ्लावरिंग स्टेज होगा, और या ज़्यादा तापमान में हम इस ज़्यादा तापमान में चावल बहुत दिनों तक रखा रहेगा तो एरोमा कम, हालांकि चावल की क्वालिटी में अंतर नहीं आएगा, लेकिन एरोमा कम हो जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि जब आपको चावल की आवश्यकता है, एरोमा अगर चाहते हैं, तो थोड़ा लेट में चावल वो धान रखे रहें, कुटाएं और उसको खाएं, तो तुरंत एरोमा आपको भरपूर मिलता रहेगा। मैंने केमिकल प्रयोग नहीं किया। मैंने इसमें जो है सरसों की खली और जैविक खाद का ही प्रयोग किया है। इसमें मैंने जो है किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो अगर पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ये खाद जो है, हम अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उससे उत्पादन पे असर पड़ सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ क्वालिटी बहुत असर नहीं आना चाहिए। चलते चलते एक बार और, जो आपने बासमती के धान जितनी लंबाई वाला धान रोपा था जी, तो अभी आपने उसकी कटाई भी कराई थी जी जी, तो उसका स्वाद कैसा था और सुगंध कैसा था? अभी तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत ही सुगंध, भरपूर सुगंध है। और स्वाद तो खैर काला नमक का अपना स्वाद है ही है। स्वाद तो इसका हमेशा बना रहता है। थोड़ा एरोमा में कमी आती है, लेकिन वो अगर हम थोड़ा कायदे से भंडारण करें, समय समय पर इसको कुटाई करवाएं, तो एरोमा भी भरपूर रहेगा।
अब जैसे ये करीब 15 से 18 कुंतल पर एकड़ इसका उपज है। अगर हम कायदे से खेती करें तो ये 20 भी जा सकता है, लेकिन चूंकि हम जैविक करते हैं उसमें अभी हमारे खेत जो है जैविक पूरी तरह से नहीं हो पाया है, इसलिए जो है इसमें उत्पादन 14-15 से लेकर के 18 कुंतल पर एकड़ तक हो सकता है। इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका है टाइमिंग का। समय से अगर हम इसका नर्सरी डालते हैं तब समय से पकेगा, समय से इसमें अरोमा आएगा और समय से इसकी कटाई हो जाएगी। तो रेट क्या बाजार रेट? हाँ, बाजार रेट तो इस समय 200-250 रुपये पर केजी चावल जा रहा है इसका। 60 रुपये किलो तो धान खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। तो गन्ना किसानों के लिए विकल्प के तौर पर धान बिल्कुल बिल्कुल गन्ना किसानों के लिए, और इसमें मार्केटिंग की कोई समस्या ही नहीं है। घर से आपको अब आप पता लग जाएगा लोगों को कि उनके पास काला नमक चावल है, दूर दूर से लोग लेने के लिए आते हैं। पूर्वांचल के 11 जिलों में बस्ती जनपद भी जीआई टैगिंग में शामिल है, तो उसका कितना फायदा मिला है? बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, लेकिन अभी हम लोगों के पास इतना भंडारण नहीं है कि हम इसका जो है बाहर भेज सकें। अभी तो इन लोकल में ही खपत हो जा रहा है, बीज और चावल। जीआई टैगिंग का मतलब यह है कि एक इसके पैदावार पैदा करने का एक विशेष भौगोलिक पर्यावरण है। इसी भौगोलिक पर्यावरण में ये खास उसका उत्पादन होता है और तभी इसमें गुणवत्ता युक्त अन्य जगहों पे भी लोग इसको बोते हैं, लेकिन उसमें वो गुण नहीं आ पाते हैं जो हमारे इस भौगोलिक 11 जनपदों में जो जीआई टैगिंग के लिए घोषित किए गए इनमें जो उत्पादन होता है। इसलिए इसका विशेष महत्व है। जो काला नमक धान है इसकी जीआई टैगिंग के अंतर्गत तराई के हमारे इस तराई के 11 जनपदों में 3 मंडल के 11 जनपदों विशेषकर बस्ती मंडल, सिद्धार्थनगर बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल और गोरखपुर मंडल, ये 3 मंडलों के लिए ये जीआई टैगिंग के 11 जनपदों में यह जीआई टैगिंग मिला हुआ है।